जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूं, कुछ आपकी एबिलिटी में कुछ और एड ऑन करता हूं। हमने दूसरी एप्लीकेशन पढ़ तो ली है, 2 एप्लीकेशन हो चुकी है डायमेंशन की। पहली एप्लीकेशन क्या थी, मैं बार बार रिवाइज कराता रहूंगा। पहली एप्लीकेशन थी कि हम डायमेंशन की मदद से डायमेंशनल एक्यूरेसी तो कम से कम चेक कर ही सकते हैं, और हमने उसके सवाल किए। फिर दूसरी एप्लीकेशन क्या चल रही थी, हम डायमेंशन की मदद से कोई फिजिकल इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं यदि वो हमें कुछ हिंट दे देते। फिर लास्ट क्लास में मैंने एक डायलॉग बोला था कि ये जो मेथड है ये अपने आप में यूं कहते हैं अपने आप में संपूर्ण मेथड नहीं है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, हमने उन लिमिटेशंस को डिस्कस किया। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल कराता हूं। सवाल किस तरीके से और आपके सामने आ सकता है, क्वेश्चन लिखिए या फिर सुनते चलिए, लिखा हुआ आपके पास नोट्स में मिलता चला जाएगा। एक प्लेनेट है, सुनेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है और किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन की एक प्लेनेट है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, और इट इज फाउंड दैट कि उसका जो टाइम, देखो मैं फिगर के साथ बना देता हूं, जैसे सन है, सन और प्लेनेट इसके चारों ओर घूमते हैं, ये कोई प्लेनेट है पी। तो वो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल मिल जाएगा नोट्स में क्वेश्चन, ठीक है। वो ये है कि टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट इज फाउंड टू डिपेंड ऑन, ग्रेविटी। ये जो भाई घूम रहा है तो इसका कुछ ना कुछ टाइम लगेगा इसको, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सॉरी नॉट पेंडुलम, सॉरी सैटेलाइट या प्लेनेट, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज फाउंड टू डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक मास ऑफ द सन और एक रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये जो रेडियस है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, नो डाउट। यदि आप पढ़ रहे हो, आपने यदि पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो आपने पाया होगा कि ये लैंग्वेजेस आपको क्वेश्चन में मिलती है कि टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज फाउंड टू डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द सन एंड रेडियस। तो फिर वो ये कहता है, अब जो सवाल की जो नई लैंग्वेज है, या तो वो ये कहता है कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव करो, ये जो टाइम पीरियड है इसका फॉर्मूला डिराइव करके लाओ, या फिर एक और वो कह सकता है चलिए साबित करिए कि ये जो टी स्क्वायर है, ये जो टी है यदि हम इस पे स्क्वायर कर दें तो वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल आएगा। कभी कभी वो ऐसे भी कह देता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि पहले तो आप लैंग्वेज पढ़िए, ठीक है, और ये बोल सकता है कि टाइम पीरियड यदि जी, एम और आर पे डिपेंड कर रहा हो तो साबित करिए कि इस टाइम पीरियड का यदि हम स्क्वायर कर दें, इस टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दें तो वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल आएगा। टी स्क्वायर और आर क्यूब ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आएंगे। अब इसको साबित करने के लिए हमें क्या स्टेप लेना होता है, कैसे करना होता है, क्या एटीट्यूड रखना होता है। तो बेटा यदि इस टाइप का भी सवाल आए तो भी आप पहले फॉर्मूला ड्राइव करोगे, यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पर बी लिखिए और यहाँ पे सी लिखिए, और इस फॉर्मूले को हम डेराइव करेंगे। पहले डेराइव कर दे कि क्या आता है। तो चलिए बेटा जैसे करते आ रहे हैं पिछली क्लास तक वही करने जा रहा हूं। ये टाइम पीरियड है, इसकी डायमेंशन होगी m0 l0 t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसकी डायमेंशन याद है तो ठीक, नहीं तो बना लीजिएगा, ml m-1 l3 t-2, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास, अच्छा एक मिनट, इसकी पावर फिर a भी तो है, ये मास की डायमेंशन m रहेगी, फिर इसकी पावर b, रेडियस लेंथ होता है, इतना तो आप सीख चुके हो, ठीक है। फिर LHS को बेल अरेंज रहता ही है, m0 l0 t, RHS को और अरेंज करेंगे, यहां से m की पावर आएगी -1 a यानी -a, m है यहां पर है +b, l यहां से क्या आएगा 3a, और कहीं है ये रहा +c, t सिर्फ यहीं पर है, t टू द पावर -2a। फिर आप दो लाइन लिखते हो फॉर्मेलिटी वाली कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। जब दोनों साइड की डायमेंशन आप कंपेयर करोगे तो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो बताइए मुझे टाइप करके -2a किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए -2a किसके बराबर होगा, जल्दी टाइप करके, एक नंबर दबाना है बस आपको और एंटर मारना है। जी हाँ -2a, अब तो चलो आदत पड़ गई है, यानी इन लोगों को समझ में आ रहा है, -2a 1 के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक बेटा शाबाश, -2a 1 के बराबर होगा। तो a की वैल्यू -1/2 आ गई, एक वैल्यू तो a की ये आई। अब ये वैल्यू उठा लेते जल्दी से, एक नंबर और दबाइए, एंटर मारिए, -a + b किसके बराबर होगा,
माइनस ए प्लस बी, जी हाँ भूमिका, और बोलो बेटा। जी हाँ 0 होगा। सब आज तो सभी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई? कुछ गड़बड़ हो गई क्या मुझसे? नहीं, ठीक चल रहे हैं। तो बी की वैल्यू हो गई ए, तो बी इक्वल टू -1/2। चलो, ये हो गई बी की वैल्यू। अब आ जाइए सी देखते हैं, सी की वैल्यू देखते हैं, कहां गया सी। तो ये 3a प्लस सी, 3a प्लस सी, ये रहा ना 3a प्लस सी, ये 0 के बराबर। ठीक है, 3a प्लस सी 0 हो गया। 3a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, -1/2। ये -1/2 रख दिया मैंने, 3 की जगह 3, a की जगह -1/2, c की जगह c 0। तो c की वैल्यू प्लस का 3/2 आ रही है। आपने एबीसी निकाल दिया, एबीसी निकाल दिया। इसके बाद आते हैं, अब इतना करने के बाद वापस पहले स्टेप पे आ जाइए। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, ये जो टाइम पीरियड था जो कि जी, एम और आर के प्रोपोर्शनल था, तो इनकी पावर्स आप निकाल चुके हो। ए -1/2 आएगा, ये -1/2 आएगा, और ये 3/2 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब अरेंज करना चाहो तो थोड़ा और वेल अरेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो जो माइनस होता है, देखो ये आर की पावर 3/2 और नीचे जी हाफ और एम की पावर हाफ। देखना, ये भी स्टेप समझ में आया ना? जो पावर माइनस में थी वो नीचे जाके प्लस हो जाती है, नीचे माइनस में हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है। ये भी आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो थोड़ा आंखें मतलब घूर घूर के देखो इसको, तो आप एक चीज पाओगे, हाफ 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 सब में आ रहा है। नहीं समझे तो इस स्टेप में देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे लिख दो इसको, देखो आप 5 सेकंड दे रहा हूं, देखिए, क्योंकि ये हाफ सब में है। जब ये हाफ इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो इतना समझ में आ गया। एक्चुअली आपने बेसिकली फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, इस हाफ को अंडर रूट भी मार सकते हो आप पूरे में। हम यहाँ पे ठीक है, लेकिन क्योंकि सवाल में उसने एक लाइन और जोड़ दी है, या तो वो ये कहता है सवाल डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, हम यहाँ छोड़ देगा, लेकिन उसने ये कहा है कि साबित करिए कि जब हम इसको डेराइव करेंगे तो टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल आएगा रेडियस के क्यूब के। तो बस देखने वाले की नजर चाहिए। 2 स्टेप और बचे, ऑलमोस्ट हो गया सवाल। गौर से देखिए, यदि मैं दोनों ओर का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो आप पाओगे, या इसको इधर ले जाओ, टी स्क्वायर आर क्यूब जी एम, आ रहा है ना? ये भाई ये इधर पहुंच गया। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि जो टी स्क्वायर है वो आर क्यूब के भी प्रोपोर्शनल है, दैट इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी एक ऐसा साइन है, प्रोपोर्शनलिटी। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल ए होता है ना? सपोज करो आपने 10th में पढ़ा होगा, मैंने वही फॉर्मूला चुना है जो आपने पढ़ा होगा, आर इक्वल टू रो एल ए। तो पता है इसको 3 स्टेप में अलग अलग लिख सकते हो कि आर रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल है, आर लेंथ के प्रोपोर्शनल है, आर एरिया के इनवर्सली। तो आप बताइए इस चीज को ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? यदि कोई फॉर्मूला इस तरीके से है तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, या ऐसे टुकड़े कर सकते हो या नहीं? यदि कोई फॉर्मूला कंप्लीट इसमें ये काम प्रोपोर्शनलिटी में ही हो सकता है, मतलब आर इसके भी और आर इसके भी प्रोपोर्शनल है। नो डाउट टी स्क्वायर के फॉर्मूले में आर क्यूब जी और एम सब आ रहे थे, लेकिन उसने जो प्रूव करवाया हमने उसी को पकड़ा बस, कि भैया गौर से देख, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यदि वो हमसे ये प्रूव करवाता तो हम ये लाइन छोड़ देते, टी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, हम ये लाइन लिखते। पर जिस गली जाना नहीं है हमें, तो उसका रास्ता क्यों पूछेंगे हम? तो इट कैन बी सी, लो एक लाइन फिनिशिंग लाइन और अच्छी से लिख देता हूं। तो फ्रॉम, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 2 इट कैन बी सीन कि जो टी स्क्वायर है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, हेंस प्रूव्ड। तो यानी जो कल लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था उसी फ्लो को कंटिन्यू किया है। मैं एक बार क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन आज से पहले ये होते थे कि एक सिचुएशन दे दी और कहा ये इन पे डिपेंड है और कहा फॉर्मूला डिराइव करो।
ठीक है, इसमें बस एक लाइन और ऐड क्या कर दी कि साबित करो कि टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। जल्दी से, यदि आप एसएस लेना चाहो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं बोल ही देता हूं बेटा, क्योंकि आपके पास लैंग्वेज होगी तो कम से कम आपके पास एक क्वेश्चन सिस्टम से आएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। if in a given system force के ब्रैकेट में f लिख लेना। if in a given system force कॉमा एक्सीलरेशन, देखो फोर्स, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के ब्रैकेट में कैपिटल ए लिखना। क्वेश्चन लिखिए, मैं बोलता जा रहा हूं। इफ इन अ गिवन सिस्टम फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम if in a given system force, acceleration and time are the fundamental quantities, मैं लिखो फिर समझाऊंगा अभी। are the fundamental quantities, then what will be the dimensional formula for energy? बेटा ये एकेडमी में नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा मैं ऊपर ले जा रहा हूं आपको, कंपटीशन में इस टाइप के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। अब तक हमारे पास फंडामेंटल क्या थे? एमएलटी, ये फंडामेंटल थे। आप किसी की भी डायमेंशन एमएलटी में सजाते थे। आपसे कोई डेंसिटी की पूछे तो एमएलटी में सजाते थे, वेलोसिटी की पूछते थे तो आप एमएलटी में सजाते थे, बस आपको पावर लिखनी होती थी। अब वो ये कह रहा है कि सपोज करो कोई ऐसा देश है जहां पर ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये है तीन फंडामेंटल, जहां पे वो कह रहा है एक इमेजिनरी सिचुएशन जनरेट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ऐसा, अब जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है तो हर जगह रुपया थोड़ी नहीं चलता, कहीं पे रूबल चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे ठीक है येन चलता है। तो वो ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन मानो कि एक ऐसे सिस्टम है जहां फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम फंडामेंटल है। यानी इसका मतलब ये कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन में अब एमएलटी नहीं आएंगे, अब एफएटी आएंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन में एमएलटी पे जिम्मेदारी नहीं होगी, अब एफएटी के टर्म में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो फंडामेंटल होते हैं, अब तक एमएलटी फंडामेंटल थे, अब तक एमएलटी फंडामेंटल थे कि नहीं थे? वो ये कह रहे हैं अब एफएटी फंडामेंटल है। तो यदि ये फंडामेंटल हो तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? यानी एनर्जी की डायमेंशन अब तक आप लिखते, बताइए एनर्जी की डायमेंशन आप ml2t-2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? आप लिखते थे ml2t-2। अब वो कह रहा है कि यदि ये फंडामेंटल ना हो के ये बदल जाए, फोर्स, एक्सीलरेशन, टाइम, तो इनकी पावर्स क्या आएंगी? एक तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी से हाँ टाइप कर दो यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, मैं हूं यहां पर बताने के लिए। जल्दी से टाइप करो। क्वेश्चन तो समझ में आया कि उसने क्या सिचुएशन नहीं दे दी? ठीक है, तो चलिए वेरी गुड, इधर देखेंगे। अभी क्योंकि आप बिगिनर लेवल पर हो, तो मैं एक ऐसा मेथड बताता हूं, एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं। अक्षरा एक बार और बताऊं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब तक आपके फंडामेंटल एम, एल और टी रहते थे, ये फंडामेंटल थे, है ना? आपने जितनी भी डायमेंशन सजाई है, आरएस में एमएलटी तो यही है, ठीक है? जैसे डेंसिटी की सजा रहे हो तो मास अपॉन एम, एल -3 T0 ऐसे सजा दी। जैसे आप ओहो डिस्कनेक्ट हो गई थी इसलिए, तो वेलोसिटी की डायमेंशन m0 l t-1 ऐसे सजाते थे। तो वो ये कह रहा है कोई एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा देश है, एक ऐसी जगह है जो ये कह रहे हैं हम नहीं गिल रहे, हम एमएलटी नहीं मानते फंडामेंटल, हम तो एफएटी को फंडामेंटल मानेंगे। तो यदि एमएलटी की जगह एफएटी ले लें, फोर्स, एक्सीलरेशन, टाइम, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी मैं क्या बता रहा था एक्चुअली, आप क्योंकि बिगिनर लेवल पर हो तो मैं अभी एक लंबा वाला तरीका बताता हूं। वो लंबा वाला मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उससे तो सवाल होना ही होना है।
उससे तो सवाल होना ही होना है जो मैं बताने जा रहा हूं। फिर जब धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस होंगी ना, तब ट्रिक बताऊंगा, उससे बड़ी स्पीड से भी हो जाता है सवाल, स्पीड से। तो चलिए सॉल्यूशन सुनेंगे इस सवाल का, कि हमें लगता है कि एनर्जी की डायमेंशन हमने निकाल दी कि एनर्जी की डायमेंशन F80 है सर, हमें लगता है कि हमने निकाल दी, तो बस हमें पावर ही तो ढूंढनी है बस। बोलो, यानी ये सवाल भी उसी तरीके से ही होगा, हमें पावर ढूंढनी है कि बताइए जो नया सिस्टम होगा F80, पता नहीं एफ पर क्या पावर आएगी, पता नहीं एक्सेलरेशन पे क्या पावर आएगी, पता नहीं टाइम पे क्या पावर आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो एनर्जी, इसमें क्या लिख दूं, इधर इसको लिख देता हूं ml2t-2। फोर्स की जगह क्या लिख दूं, mlt-2। पावर ए, एक्सीलरेशन की lt-2 होती है, पावर बी, और टाइम की टाइम होती है पावर सी। इज इट ओके? ये यानी आपको ये काम करना है, जो नया सिस्टम है उसमें आपने उनकी डायमेंशंस रख दी। अब देखिए अरेंज करते हैं, ये हो गया ml2t-2 इक्वल टू, पता है m की पावर यहां से आएगी m और कहीं है नहीं, l की पावर यहां से आएगी a, यहां से आएगी b, और कहीं l है नहीं, t की पावर इधर से भी आ रही है -2a, इधर से -2b, और इधर से c आ रही है। यानी ये तो आप पैटर्न आपको रट गया होगा ना, ठीक, ये हो गया। अब आ जाइए कंपेयरिंग, वही ये दो लाइन में हमेशा छोड़ता रहूंगा, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबसे पहले ए निकल के आ रहा है, ए की वैल्यू 1 आ गई, ए इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, मतलब ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी एल की डायमेंशन है, और यह एल की डायमेंशन 2 है, ठीक है। ए की वैल्यू क्योंकि हम 1 निकाल चुके हैं, ये 2, तो बी की वैल्यू आ गई 1, चलो बी भी निकल के आया, ठीक है। चलो एक बात ध्यान रखना, अब की बार मैंने यह इक्वल लिखा है, प्रोपोर्शनल नहीं लिखा, क्योंकि अब हम फॉर्मूला नहीं डिराइव कर रहे, हमें एग्जैक्ट डायमेंशन निकालनी है। तो हम लिखेंगे कि हमने माना एनर्जी की डायमेंशन निकाल दी, हम माना एनर्जी इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आ जाइए टी और रह गया, तो -2a -2b प्लस सी, -2a -2b प्लस सी इक्वल टू -2। सॉल्व करते हैं, -2 ए की वैल्यू क्या है 1, -2 बी की वैल्यू क्या है 1, प्लस सी इक्वल टू -2, तो -2 प्लस सी इक्वल टू -2, तो सी इक्वल टू आ रहा है 2, सी की वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू 2 आ गई। अब आ जाइए, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी इक्वल टू F-A-T ए बी सी, ए की जगह क्या लिखूं 1, बी की जगह क्या लिखूं 1, और ये 2, ये हमारा आंसर है। ये आंसर है कि यदि कोई एक ऐसा देश है जहां एफ, ए और टी फंडामेंटल होंगे, तो फिर एनर्जी की डायमेंशन वहां F-A-T² लिखी जाएगी। अच्छा, साइड में आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हो, अभी स्क्रीनशॉट लेना बेटा, एक क्रॉस चेकिंग करवाता हूं, वैसे ही जबरदस्ती टाइम पास, क्रॉस चेकिंग, एक क्रॉस चेकिंग करते हैं। बताइए E इक्वल टू हमने क्या निकाला है F-A-T², ये हमने निकाला है। अब एक काम करिए, F की डायमेंशन हमारी नजर में क्या, हमारी mlt-2 होती है, यही सिखाया मैंने, इस पे पावर 1 है 1, ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन lt-2 होती है, ठीक है, और ये t2 है, ठीक है। चलिए अब इसको अरेंज कर लो, m सिर्फ इस जगह है, l यहां पर है, यहां पर है, तो l² हो गया, t-2 से t2 चला गया, एक t, गौर से देखो, यानी हम सही थे, एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2 ही होती थी कि नहीं, भले ही उसका चेहरा बदल दिया है हमने, एक नया देश, एक नई दुनिया, चाहे F-A-T। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ले लिया? अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन करके दिखाइए। लिखिए, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, द डायमेंशन ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स इफ
डेंसिटी, इफ डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल जानते हो ना, रो, इफ डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया, if density, velocity and area are selected as fundamental quantity, if density, velocity and area are selected as a fundamental quantity, then what will be the dimension of force? तो चलो भाई शुरू हो जाओ। यदि फंडामेंटल क्वांटिटी डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया होते तो फिर फोर्स की डायमेंशन क्या होती? करिए अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास? करिए सवाल, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास? What I am saying, what will be the dimensional formula for mass? If force, length and time. What will be the dimensional formula for mass? If force, length and time are the fundamental physical quantities. If force, length and time are the fundamental quantities. तो चलिए शुरू हो जाइए, करिए। तो डायरेक्ट इसमें बताता हूं, ये ठीक है, ये मेथड है, एक्सेप्टेबल है, सारे सवाल इसमें होंगे, लेकिन बुद्धि लगाओ। यदि एम की डायमेंशन निकालनी थी तो एल और टी को यहां ले जाओ, खत्म करो कहानी। एल और टी को यहां ले जाओ, एम अकेला रहेगा, तो ये एफ एल यहां के L-1 T2। आया आंसर? नहीं आया? आया या नहीं आया? वही आंसर आया ना। लेकिन मेरे को सामने भी कोई सवाल क्लिक नहीं कर रहा। ये सुविधा आपको इसलिए मिल पाई इस सवाल में, इसलिए मिल पाई कि एल और टी वहां चले गए और डायमेंशन बन गई, और एफ एल टी तीनों ऑलरेडी फंडामेंटल थे, इसलिए इस सवाल में हो गया। तो इसलिए मैंने कहा यदि आपको लगता है कि ऐसा सवाल में कहीं हो रहा है तो कर दीजिएगा, ठीक है, कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 36 पर, क्वेश्चन नंबर 2.14 कराना हूं मैं, पेज नंबर 36 मतलब 36 पर, पेज नंबर 36 पर, पेज 36, और उस पर एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.14, एक्सरसाइज का 2.14। अब क्या है क्वेश्चन, मैं समझाता हूं। अब बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स, एक बुक है, अच्छा जब बुक छपती है स्टार्टिंग में तो कुछ एरर्स होती हैं। हम शादी का कार्ड छपवाते हैं तो पहली बार में प्रूफ रीडिंग के लिए देता है कि देख लो कोई गलतियां हो, तो काफी गलतियां निकलती हैं। तो अ बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूलेज फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ पार्टिकल। एक ही किताब में y जो कि डिस्प्लेसमेंट है उसके 4 फॉर्मूले लिख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि एक किताब जिसमें बहुत सारी एरर हैं तो एक ही y के 4 फॉर्मूले लिख रहे हैं। y माने डिस्प्लेसमेंट, एक तो ये लिख रहा है a sin 2 पाई t/t, एक ये लिख रहा है y इसमें साफ बोल दिया उसने कि y माने यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। अगला लिख रहा है a sin vt, दूसरी किताब में दूसरी किसी पेज पे लिख रहा है a/t sin t/a, ठीक है, और उसी पे किताब के किसी और पेज पे लिख रहा है a√2 sin 2t/t प्लस cos 2t/t। ये 4 फॉर्मूले लिख रहे हैं y के एक ही किताब में, जिसमें y का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। याद रखिएगा y माने डिस्प्लेसमेंट है, तो y की डायमेंशन क्या हुई, लेंथ। और उसने नीचे आगे बढ़ेंगे, a क्या है इसमें, ये जो इन सवालों में a आ रहा है, a जो आ रहा है वो ये कह रहा है a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ही भाई, y डिस्प्लेसमेंट है और a जो आ रहा है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो वो भी डायमेंशनली लेंथ हुआ। v स्पीड है, v यहां आया ना, v स्पीड है, तो इसकी डायमेंशन LT-1 हुई।
और टी टाइम पीरियड ऑफ मोशन है। तो रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड। वो ये कह रहे हैं इनमें से गलत फॉर्मूले को बाहर निकाल दो डायमेंशनल ग्राउंड पर, जो डायमेंशनली आपको गलत। अच्छा, जो डायमेंशनली गलत होता है वो गलत ही होता है। तो चलिए सीआईडी लगाते हैं। तो पहले फॉर्मूले को देखते हैं, फर्स्ट इसका पोस्टमार्टम करते हैं। यार पहला वाला मुझे सही लग रहा है, पहला वाला मुझे डायमेंशनली सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? अच्छा, मैं एक्चुअली पहले वाले को छोड़ो, वन बाई वन, जैसे इसको मैंने दिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहले बी ऑप्शन में बताता हूँ गलती क्या है। बी ऑप्शन में गलती बताता हूँ क्या है। जो ऑप्शन बी है वो लिख रहा है y इक्वल टू ए साइन वी टी। बताइए ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला वो टेक्निकली एंगल ही तो होगा भाई, ए साइन वीटी। वीटी के इधर उधर मैंने ब्रैकेट डाल दिया। तो आप बताइए साइन थीटा ही तो होता है, कॉस थीटा ही तो होता है, टेन थीटा ही तो होता है। तो यानी ये जो चीज है वो एंगल ऑन होगी, ये जो इतना हिस्सा है। और एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, एंगल डायमेंशन लेस होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म होना चाहिए डायमेंशन, इट शुड बी, मैं यहां लिख देता हूं, दिस टर्म शुड बी, दिस टर्म मस्ट बी डायमेंशन लेस, नॉट शुड, मस्ट बी डायमेंशन लेस होना चाहिए ये। बोलो पल्ले पड़ा? ये बात एग्री करते हो इस बात से कि ये टर्म डायमेंशन लेस होना चाहिए, इस पे आपको एग्री करना पड़ेगा। लेकिन बट हियर बताइए जो वीटी है, मैं यहां लिख देता हूं, दिस टर्म मस्ट बी डायमेंशन लेस सिंस इट इज एंगल, ये एंगल का रोल प्ले कर रहा है। बट जो v इंटू टी है, बताओ v वेलोसिटी एल टी माइनस टू इंटू टी, सॉरी v की एल टी माइनस वन होती है, सॉरी v की एल टी माइनस वन होती है और t की t होती है, तो डायमेंशन l आ रही है। अब आप बताओ सीआईडी लगाई तो गलती पकड़ में आई या नहीं आई? बोलो। हमने जब सीआईडी लगाई तो गलती हमें यहां मिल गई कि ये डायमेंशनली इसमें कोई डायमेंशन नहीं आना चाहिए, ये एंगल है जो डायमेंशन लेस होना चाहिए, जबकि v इंटू टी एल आ रहा है। तो ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई कि ये गलत है? जल्दी बताओ, समझ में आई कि ये गलत है? मैं आगे बढ़ूं कि ये वाला ऑप्शन तो संभव है ही नहीं। तो इसी लॉजिक पे मुझे सी वाला ऑप्शन बताइए, सी वाला ऑप्शन गलत है या सही है? बताओ। सी वाला ऑप्शन, ये टी है और ये ए फॉर एल। क्या कह रहे हो बेटा? निश्चय, निश्चय कुछ कहना चाह रहे हो आप? हाँ निश्चय बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? वी भी तो हो सकता है। क्या कह रहे हो? नहीं समझा मैं। क्या मैं नहीं समझा, आप कहना क्या चाह रहे हो? थीटा की वैल्यू, अच्छा एक काम करते हैं, मैं माइक ऑन करूं, मैं माइक ऑन करता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा मुझे। निश्चय अपने आप को अनम्यूट करो और बोल के बताओ क्या कह रहे हो, है ना? मैं अभी आपको परमिशन देता हूं। हाँ बेटा, निश्चय अनम्यूट करो और बोलो क्या कह रहे हो। यस सर, आप देखो बी वाला जो ऑप्शन है इसमें आपने कहा है कि बी टी इज इक्वल टू साइन थीटा होना चाहिए। हाँ ये थीटा होना चाहिए। हाँ। लेकिन सर सिर्फ वी ले लें तो? नहीं, तो क्वेश्चन में तो वीटी दिया हुआ है ना, वीटी साइन सर के बाद वीटी वीटी। थीटा दिए रखा है। हाँ वीटी साइन, साइन के बाद एंगल होता है ना, ये पूरा एक टर्म है। एक मिनट, यदि ए टी अलग होता तो टी यहां लिखता, जैसे ए को इसने बाहर लिखा है ना, समझ रहे हो? यदि ये आपको लगता है टी इसके साइन के साथ नहीं है, तो जैसे ए को इसने आगे लिख दिया तो टी को वो आगे लिख देता। सर ब्रैकेट वगैरह के बिना तो सर ये सब तो अब मल्टीप्लाई नहीं में आ रहा लिखे, है ना। अब तो बेटा ब्रैकेट तो उसने कहीं नहीं लिखा। हाँ तो ब्रैकेट में नहीं तो मल्टीप्लाई किसके साथ है? ये मल्टीप्लाई किसके साथ है? वो वी के साथ है बेटा। जब इस तरीके से लिखा होता है ना, सुनो, जब इस तरीके से लिखा होता है, ब्रैकेट के चक्कर पीछे मत पड़ो, ये किसी किताब में नहीं लिखा। जब साइन लिखा होता है तो साइन के बाद जो आर्गुमेंट होगा
जो भी चीज होगी वो उसका एंगल ही तो माना जाएगा। और चलो मैं आपकी बात मान भी लूं, खाली वी भी हुआ तो भी टेक्निकली गलत हो गया, ये तो भी गलत हो गया, क्योंकि खाली एक मिनट वी होता तो भी तो वी की डायमेंशन है और इसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए ना इस हिस्से की। बेटा नहीं समझ में आएगा, आप इसको ये मान के चलिए कि ये पूरा एक ब्रैकेट है। निश्चय म्यूट कर लिया गया अपने आप को, फिर से अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। और जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछो, सबसे बोल रहा हूँ, जब तक मैं ना कहूं अपने आप को म्यूट मत करना। हाँ बेटा निश्चय, डिड यू गॉट इट? ठीक है। यस सर, यस। और बेटा किसी को कोई माइक ऑन करना है? महक कुछ पूछ रही थी तू? महक, ABCDEFGHIJKL M, महक अनम्यूट करो और पूछो जल्दी फटाफट, जल्दी से फटाफट। रिकॉर्डिंग हो रही है, बोर हो जाएंगे बच्चे वो वाले भी। तो डायमेंशनल ग्राउंड पे ये गलत हो गया। अब सी ऑप्शन को देखिए बेटा, सी ऑप्शन को क्या लगता है, ये गलत है या नहीं गलत या सही है? बताओ बेटा। ये वाला ऑप्शन सेम गलती यहां पर है। एक्चुअली इसमें तो एक नहीं दो दो गलती है, मैं बोलूंगा इसमें एक नहीं दो दो गलती है। साइन टी अपॉन ए, पहली बात इसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, जबकि ये टी अपॉन ए डायमेंशन आ रहा है। इमेजिन करो कि इतना हिस्सा सही होता तो साला ये गलत दे रखा है, लेंथ अपॉन टाइम। मतलब LHS क्या चीज है? LHS लेंथ है, तो इस पूरे टर्म की भी तो डायमेंशन लेंथ ही होनी चाहिए। अब जैसे ऑप्शन ए है, एक मिनट, अब ऑप्शन ए चुनिए। y बराबर क्या चीज है, एक मिनट समझ में आएगा। ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी, इसको ब्रैकेट मानेंगे निश्चय, ठीक है। चलो अब आप देखिए, टी अपॉन टी, 2 और पाई की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, 2 और पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है। टी अपॉन टी आपस में कट गए, थैंक गॉड, इतना हिस्सा हो गया डायमेंशन लेस, ठीक है करके, और इतना हिस्सा भी डायमेंशन लेस हो गया। तो मैंने यहां से लेके यहां तक के लिए एरो लगाया है, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना हिस्सा डायमेंशन लेस है। अब जो डायमेंशन होगी वो इसकी होगी। बताइए इस ए की क्या डायमेंशन है? इस ए की डायमेंशन क्या है? एल। एल में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? डायमेंशन लेस का। तो RHS की डायमेंशन क्या हुई भाई? इसकी एल है, इसकी डायमेंशन लेस है, तो पूरे RHS की डायमेंशन एल हुई। तो इसका मतलब डायमेंशन प्लेटफॉर्म पर ये तो ठीक आ रहा है, डायमेंशन प्लेटफॉर्म पर ये गलत आ रहा है, डायमेंशन प्लेटफॉर्म पर ये गलत आ रहा है। और डी को चुनते हैं। अब आपकी डी की जिम्मेदारी आपको देता हूं, तो ढंग से ढूंढिए क्या लगता है कि डायमेंशन के प्लेटफॉर्म पर ये सही है या गलत है। डी ऑप्शन को चुनिए और देखिए। निश्चय ठीक बेटा, हर्ष बिल्कुल ठीक, शुभम दोबारा ढूंढ, आपका आंसर गलत है। शुभम दोबारा देख। हाँ सिल्की बिल्कुल ठीक। हर्ष आपका गड़बड़ा रहा है, ये सही फॉर्मूला है डायमेंशन के प्लेटफॉर्म पर। सही कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने, यही एक्सप्लेन कर देता हूं, दोबारा नहीं लिख रहा हूं। सोच के बताओ, साइन 2t अपॉन टी, बताइए ये हिस्सा डायमेंशन लेस आएगा या नहीं आएगा? पहले ये बताओ, ये डायमेंशन लेस आएगा, टी से टी कट गया। सिमिलरली ये भी डायमेंशन लेस आएगा, साइन थीटा। चलो इतना तो सही है भाई, साइन ये जो ब्रैकेट है वो थीटा होना चाहिए, और थीटा डायमेंशन लेस होता है। अब ये तो टेक्निकली सही पहुंच गया। अब बताओ ये डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस, ये तो इसका मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी तो हमें टेंशन है नहीं, है ना? इस ब्रैकेट की तो टेंशन है नहीं। अब रह गया देखो a√2 इंटू इस पूरे की, सुनो बेटा, इस पूरे की डायमेंशन आई है m0 l0 t0, a√2 और इस पूरे की डायमेंशन आई है ये। अब रह गया ए की डायमेंशन लेंथ, और √2 की तो वैसे भी नहीं लिखते, तो भैया डायमेंशनली और LHS तो लेंथ था ही था। तो इसका मतलब डायमेंशन के प्लेटफॉर्म पर एक पहला फॉर्मूला हमें ठीक लग रहा है, ठीक था, और एक डी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक और सवाल बताता हूं, एक और सवाल बता रहा हूं मैं, चलिए स्क्रीनशॉट।
चलिए एक और एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 2.15 15, इससे अगला वाला, इसी पेज पर इससे अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ देता हूं पहले मैं। क्वेश्चन कह रहा है अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट मूविंग मास टू द रेस्ट मास m नॉट ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ स्पीड। लैंग्वेज थोड़ी हैवी हो सकता है, ऊपर से जाए लैंग्वेज, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इन टर्म्स ऑफ स्पीड v एंड स्पीड of light c, the relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recall the relation almost correctly but forget where to put the constancy he write. अब देखिए मैं समझाता हूं सवाल, मैं क्या पटर बोल गया। सवाल ये कह रहा है एक बच्चे ने एक फॉर्मूला याद किया, एक बच्चे ने एक फॉर्मूला याद किया और जब लिखने बैठा एक दिन दो दिन जब भी, तो उसने फॉर्मूला ऑलमोस्ट करेक्ट लिख दिया। मतलब वो ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट करेक्ट लिख दिया, लेकिन उसको खुद याद आ रहा है कि यार इस फॉर्मूले में सी भी था। वो ये कह रहा है, इस बच्चा खुद से बातें कर रहा है, वो लड़का खुद बातें कर रहा है। जैसे हम रिवाइज करते हैं तो खुद लिखते हैं ना चीजें, तो लिखते वक्त वो थोड़ा सा मिस कर गया। वो कह रहा है, वो खुद अपने आप से बात कर रहा है, यार इस फॉर्मूले में मैंने सब सही लिखा है, लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं सी भी था। सी माने स्पीड ऑफ लाइट। अब आपको उसकी मदद करनी है कि ये सी यदि इस फॉर्मूले में था तो कहां था। आपको ये मदद करनी है कि ये सी इस फॉर्मूले में कहां था। ये सी उसकी मदद करनी है उस बच्चे की, ये सी इस फॉर्मूले में कहां एडजस्ट होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहां पर। क्वेश्चन समझ में आ गया है नहीं आ गया? इसमें एम और एम नॉट दोनों मास है, वी स्पीड है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट उसने करेक्ट लिख दिया। ऑलमोस्ट वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि वाकई इस फॉर्मूले में सी मिसिंग है। तो सी कहां और किस रूप में आएगा ये हमको ढूंढना है। तो चलिए बेटा अपनी क्राइम पेट्रोल वाली टीम लगा दीजिए, सीआईडी वाली टीम लगा दीजिए, चलिए ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, फिर मैं आपकी मदद करता हूं। 2 मिनट दे रहा हूं आपको। देखो जिसका दिमाग चल रहा है उसने सोच लिया होगा, जिसने दिमाग चल रहा है उसने सोच लिया होगा, बाकी मैं मदद करता हूं। देखिए एलएचएस की डायमेंशन क्या है? एलएचएस की सिल्की निश्चय बिल्कुल ठीक बेटा, आप लोग ठीक हो, ठीक है। एलएचएस की डायमेंशन एम है, तो आपको क्लू ये मिला पहला कि इस पूरे की डायमेंशन एम होनी चाहिए। सुनो बेटा सब लोग, एलएचएस की डायमेंशन एम है तो इस पूरे की डायमेंशन एम होनी चाहिए, चाहे फॉर्मूला कितना भी बड़ा लिख लो, हमें इस बात से मतलब नहीं है। जिसमें पूरे आरएचएस की डायमेंशन एम आनी चाहिए। अब आरएचएस की डायमेंशन एम आनी चाहिए, उसमें से भी न्यूमरेटर की डायमेंशन एम होनी चाहिए। थोड़ा सोचो बेटा, ये थोड़ा वर्डिंग्स में है क्वेश्चन। देखो एलएचएस तो एम है ही, एम है तो आरएचएस मस्ट बी एम होना चाहिए, देयरफॉर आरएचएस मस्ट बी एम होना चाहिए। अब सारा आरएचएस में न्यूमरेटर ही एम लेके बैठ गया। अब बुद्धि लगाओ, मैं केवल इन दे रहा हूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एम आना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिला के एम आना चाहिए, जिसमें से न्यूमरेटर एम हो चुका है, तो फिर इसका मतलब डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब बताइए यदि ये हिस्सा, हल्की हल्की चौक चला रहा हूं मैं, ये हिस्सा डायमेंशन लेस हो जाए तो काम बने। ये हिस्सा डायमेंशन लेस बने तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। तो चलिए ढूंढते हैं, अब डिनोमिनेटर पे काम करते हैं। डिनोमिनेटर में काम करें तो बेटा डिनोमिनेटर है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, तो टेक्निकली तो ये गलत है। देखो 1 में से वी स्क्वायर घट ही नहीं सकता, होमोजेनिटी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं 2 क्वांटिटियों का कर सकते हैं। ये मैंने डिनोमिनेटर उठाया, ये डिनोमिनेटर उठा लिया, डिनोमिनेटर वैसे ही टेक्निकली गलत हो चुका कि साला 1 में से वी स्क्वायर कैसे घट जाएगा। दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, है ना, दोनों की डायमेंशन। तो बेटा डिनोमिनेटर, गौर से सुनना, अभी अभी हम यहाँ क्या क्लू लेके आए हैं कि इस पूरे की डायमेंशन मास होनी चाहिए, जिसमें से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एम होना चाहिए, जिसमें से न्यूमरेटर एम है तो डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं इस डिनोमिनेटर को सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिखूं, या इस देखो, या तो देखो ये तो गलत दिख ही रहा है कि ये तो गलत लिखा हुआ है, 1 में से वी स्क्वायर नहीं जाएंगे,
या तो 1 को वी स्क्वायर जैसा बनाओ या वी स्क्वायर को 1 जैसा बनाओ। तो मैंने यहां सी स्क्वायर लिख दिया क्योंकि सी ही तो मिसिंग था। तो टेक्निकली ये ठीक है या टेक्निकली ये ठीक है, या तो सी स्क्वायर यहां लिखो जिससे कि सी स्क्वायर में से वी स्क्वायर जाए, या सी स्क्वायर इसके नीचे लिखो जिससे कि डायमेंशन लेस हो जाए। लेकिन ये ऑप्शन नहीं चुना जाएगा। क्यों नहीं चुना जाएगा? सुनो बेटा, क्योंकि मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस चाहिए हमको। ये जो डिनोमिनेटर है वो डायमेंशन लेस चाहिए। यदि मैं यहां सी स्क्वायर लिख दूंगा तो सी स्क्वायर में से वी स्क्वायर जाके वेलोसिटी बचेगी, ठीक है, तो वो डायमेंशन आएगी कुछ ना कुछ। इसलिए मैंने वी स्क्वायर के नीचे सी स्क्वायर चिपकाया। तो बताओ, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी कट जाएंगी तो ये टर्म डायमेंशन लेस हो गया। तो थोड़ा सा सीआईडी लगानी पड़ी, तब जाके ये कंप्लीट फॉर्मूला हमको ढूंढ पाए हम। एम इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस बताइए वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये था इस सवाल में आर्ग्यूमेंट। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा है इसमें लॉजिक और आर्ग्यूमेंट्स यूज हुए हैं कि कैसे इस फॉर्मूले में हमने सी जो खो गया था उसकी मदद ली। चलिए बेटा, आज के लिए फिर इतना ही पढ़ाता हूं। कल नई एप्लीकेशन के लिए मूव करेंगे। बहुत हो गया बेटा, सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। कल की क्लास में सुबह कितने बजे डिसाइड हुआ है? 9 बजे, 9 से 10 हम लोग नई एप्लीकेशन के साथ। प्लीज फीस जमा करिएगा बेटा कल की क्लास से।